हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यू कैन सी द टॉपिक ऑन द स्लाइड, हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एसबीआई पीओ। तो वेलकम टू द फ्यूचर बैंक मैनेजर्स ऑफ एसबीआई। और आज अब अगर प्रिपरेशन शुरुआत कर रहे हैं अब आप अपनी, तो सबसे ज़्यादा डरावना टॉपिक आपको लिए हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा डरावना सेक्शन हो सकता है इस एग्ज़ाम का, वो हो सकता है कई लोगों के लिए मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और वो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हम इसको कैसे अप्रोच करें और कैसे इसके लिए तैयारी करें, और एग्ज़ाम को चाहिए क्या। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम को समझेंगे कि एग्ज़ाम को क्या चाहिए, और फिर हम बात करेंगे कि अगर हम एकदम लेमैन हैं और तो शुरुआत कैसे करें, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्ज़ाम में आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा। तो प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्ज़ाम में, वैसे मैं अभी डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर थोड़ी देर में। इसमें आप देखिए, आपको प्रीलिम्स में अराउंड 20 मिनट्स आपको मिलते हैं और 35 क्वेश्चंस होते हैं। और मैं जानता हूँ बहुत कम टाइम है ये, और क्वेश्चंस 35 हैं, और कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल, 70+ ओवरऑल कट ऑफ जा रही है। तो इसका मतलब इन 20 मिनट में आपको 30+ तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो ये जादू हम कैसे करेंगे, और हमें तो मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, तो हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इसके लिए शुरुआत करेंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पूछता क्या है, एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक हमारे आते हैं जनरली। तो देखिए, फॉर प्रीलिम्स हम जो टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं 5 डिफरेंट कार्टन्स में, 5 डिफरेंट ब्लॉक्स में, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। और ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, इसी सीक्वेंस में हमें इनकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, आपका अगर पहला कार्टन अगर आप देखें, तो पहला कार्टन जब आप खोलेंगे तो आपको टॉपिक जो मिल रहे हैं वो है परसेंटेजेस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस, रेशियोज, मिक्सचर्स। परसेंटेजेस मेक्स द बैकबोन ऑफ एनी एप्टीट्यूड एग्जाम। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका टाइम एंड वर्क में कुछ टॉपिक्स आप अनक्लियर हो, आपको नहीं समझ में आ रहे हो, तो आप हो सकता है कि 1-2 टॉपिक आप छोड़ के चले जाएं, अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर मान लेते हैं फिर भी दिमाग में नहीं घुस रहा है, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक इन परसेंटेजेस। तो परसेंटेज में तो आपको काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर परसेंटेज में वीक है तो डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, परसेंटेज में वीक है तो एवरेजेस कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ और रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, SICI, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, आपको कितनी सारी चीज़ें परसेंटेज चेंज में और उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में आती है कि एक वैल्यू की परसेंटेज दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालिए। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक इन परसेंटेज। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो परसेंटेज से शुरुआत करनी चाहिए। परसेंटेज से शुरुआत को कैसे पढ़ें? तो आप परसेंटेज को अच्छी तरह समझिए कि पर 100 पर वाई वी स्टडी परसेंटेज, पर 100 आप निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? तो हम कंपैरिजन अच्छी तरह कर पाते हैं अगर हम पर 100 निकाल दें हर चीज़ को। आप सुबह से शाम तक डेली लाइफ, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी से डिस्कशन करते हैं, तो हम परसेंटेज में डेटा को सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको बोल रहा है कि बॉस पिछले साल के मुकाबले इस साल राइस का प्रोडक्शन 7% बढ़ गया, तो इसका मतलब आपको अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं भी पता प्रोडक्शन की, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले अगर पिछले साल 100 किलो अनाज उगा होगा तो इस साल 107 kg अनाज उगा होगा। पिछले साल अगर 200 किलो अनाज उगा होगा तो इस साल 214 kg अनाज उगा होगा। पिछले साल अगर 300 kg अनाज उगा होगा तो इस साल 321 kg अनाज उगा होगा। तो पर 107 बढ़ जाएगा। तो कंपैरिजन ईजी हो जाता है। अगर कोई आपको बोले कि बॉस पार्ले जी का मार्केट शेयर बिस्कुट मार्केट में 35% है बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब अगर मार्केट में 100 किलो बिस्कुट बिक रहे हैं तो इसका मतलब 35 किलो पार्ले जी के बिक रहे हैं। तो परसेंटेज तो हमारी डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, और परसेंटेज इस एग्ज़ाम के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। परसेंटेज आपका स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो तभी आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, तभी आप SICI का स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। याद रखें, इस एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं देता है आपको। तो अगर आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं।
और आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आपकी मैथ्स कितनी भी वीक हो, अगर आपके अंदर अपने लगन आपने पैदा कर ली और आप इनको करते गए, जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, मॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस इज द की। अब जब परसेंटेज आप स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सिंपल कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बॉड मास रूल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एवरेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज आप समझते हैं कि अगर हमें क्लास के वेट का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर आप रेशियोज और मिक्सचर्स, ये आपका पहला कार्टन बनता है। कितने दिन लगाने चाहिए इसमें? तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ता से 10 दिन इस टॉपिक में ज़रूर लगाने चाहिए, इस पहले कार्टन में लगाने चाहिए। कम से कम इतने लगाने चाहिए। कितने दिन, कितने घंटे पढ़ाई करें? तो मुझे लगता है कि क्वांट के लिए आपको, अगर आप एकदम सीरियस हैं क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, तो मैं ये बोलूँगा कि कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 घंटे एक दिन में मैथ्स को आपको देने पड़ेंगे। तो अब सेकंड कार्टन में अगर हम आएँ तो सेकंड कार्टन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हम पैसे की ज़्यादा बात कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ये पूरा का पूरा आपका कमर्शियल मैथ्स जिसे आप बोल सकते हैं उस पर बेस्ड है। और बहुत सारे क्वेश्चन, आप 30 में से अराउंड 7-8 क्वेश्चन तो आपको इसमें से, इस कार्टन में से जरूर नजर आएंगे। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप परसेंटेज में स्ट्रांग होंगे। तो परसेंटेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। परसेंटेज को स्ट्रांग बनाइए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अपने आप हो जाएगा। परसेंटेज को स्ट्रांग बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस। और अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शंस को अच्छी तरह आप पढ़ लेते हैं तो आप ये ऐसा, और रेशियो को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आप पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कितना दिन लगाने चाहिए? तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको 5-6 दिन जरूर कम से कम शुरुआत पहले राउंड में लगाने चाहिए। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप कार्टन 3 आपका है, जिसमें दो चैप्टर मैंने डाले हैं, और वो दोनों चैप्टर हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। आप जानते ही हैं इन चैप्टर्स के बारे में। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं उनमें आप काम करना पड़ेगा। जैसे ट्रेन्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, रेसेज वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं कि 2 लोग एक ट्रैक में भाग रहे हैं, 3 लोग एक ट्रैक में भाग रहे हैं। ट्रैक सर्कुलर भी हो सकता है, एक लीनियर भी हो सकता है, तो उन पे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये लोग इतने दिनों में काम कर रहे हैं, भी लोग, और उसके शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए। और अगर आपने इन शॉर्टकट्स में अच्छी तरह काम कर लिया और आप तो ये में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और अगर मैं मान लो एग्जाम में जाने से पहले मैं 500 क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लगा गया और 500 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लगा गया, तो एग्जाम में ऐसा क्या ही आ जाएगा जो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगली बात हम करें तो कार्टन 4 की अगर मैं बात करूं तो कार्टन 4 में मैंने 2 टॉपिक डाले हैं, मेंसुरेशन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, थोड़ी बहुत अलजेब्रा वगैरह का जो क्वेश्चन पोर्शन आ जाता है। ज्योमेट्री इसमें नहीं आती है, लेकिन एरिया, वॉल्यूम वगैरह के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। और पहला काम तो फॉर्मूले याद करना है, और मेंसुरेशन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ दोज फॉर्मूलाज। तो वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का, कोन का, इन सब का सरफेस एरिया क्या है, और अगर आपको कोन के आपको हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, तो आप कैसे उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे आप स्लाइंट हाइट निकालेंगे, जो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपने याद करे हुए हैं, नहीं करे हुए हैं, तो उन सब में काम करना पड़ेगा। अच्छा, वो काम कैसे आप कर पाएंगे? तो देखो, आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो शॉर्टकट्स नहीं सीख पाएंगे कि वो शॉर्टकट्स जो आप आज हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी से शायद आपको डेवलप करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आप कहीं से मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए, जिसने पहले एग्जाम क्रैक करा हुआ है उसकी मदद लीजिए, फैकल्टीज़ की मदद लीजिए, और वीडियोज देखिए यूट्यूब के, या आप जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो पढ़ा रहे हैं उनके जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने कई साल हो गए पढ़ाते हुए, उनकी मदद लीजिए। जो सीनियर जिन्होंने सिलेक्शन निकाला है उनकी मदद लीजिए, उनसे बात करिए। तो शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए। बिना शॉर्टकट से गाइज आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कार्टन 5 में देखें तो कार्टन 5 में मैंने 2 टॉपिक डाले हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। मॉडर्न मैथ्स भी बोल देते हैं कई लोग इस कार्टन के टॉपिक्स को। और ये आसान टॉपिक्स होते हैं, कई बच्चों को ये बड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जिन्होंने, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पता है, जैसे यानी कि पहले ये पढ़ना चाहिए हमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिस पे बेस्ड है ये।
फिर हमें अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस करने चाहिए, फिर हमें डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करने चाहिए, फिर हमें एनसीआर पढ़ना चाहिए, एनपीआर पढ़ना चाहिए, सर्कुलर मोशन पढ़ना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा ये टॉपिक। अगर हम खिचड़ी, अगर वो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम खिचड़ी बना देते हैं सारे कि जहाँ पे एनसीआर लगाना है वहाँ पे एनपीआर लगा देते हैं, जहाँ पे एनपीआर लगाना है वहाँ पे एन की पावर आर लगा देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि एनसीआर कब लगना है, एनपीआर कब लगना है, और ये कैसे पता चलेगा दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आपको, जब आप मेहनत कर लेंगे, आपने खूब सारे क्वेश्चंस करे होंगे, आपने अपनी रातें काली करी होंगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई मेहनत करना, तो पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप मन में ठानेंगे कि मेरे को एसबीआई का बैंक मैनेजर बनना है, पीओ बनना है, तो तभी आप बन पाएंगे, वरना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है। हर एक बंदा एक दूसरे के सर पे पैर रख के ऊपर चढ़ने को तैयार है, तो वो मुश्किल हो जाएगा अगर आपने वो कमिटमेंट 100% से ज़्यादा नहीं दिया। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी आसान है, कार्टन 5 वाले, अगर इसको स्ट्रक्चर वे में करा जाए तो ये तो होगा मेरे टॉपिक्स प्रीलिम्स के। अगर कोई बोले मेंस के लिए क्या करें, तो बॉस मेंस के लिए कुछ खास बात नहीं है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, लेकिन वो डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो सारे के सारे कंसेप्ट्स क्या होंगे, वो कंसेप्ट्स तो इन्हीं में से होंगे ना। तो इसका मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने मेंस के लिए बेस भी तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आप डीआई की प्रैक्टिस करेंगे मेंस के लिए, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आप प्रीलिम्स का एग्जाम आप देकर आते हैं, तो वो जो मेंस की तैयारी होगी वो उसमें आपका यही सारी चीज़ें काम आएंगी। अब अगली स्लाइड में आते हैं, तो आप देखो पहली चीज़ क्या है। हम जब शुरुआत करते हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए कि आर यू कंफर्टेबल विद द अर्थमेटिक। अब क्योंकि अर्थमेटिक मेक्स द बेस ऑफ दीज एप्टीट्यूड एग्जाम्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थमेटिक कौन से टॉपिक्स, मतलब अगर आप यहाँ पर, अगर मैंने पिछले जो स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें अगर आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन वगैरह छोड़ दें तो बाकी सारे टॉपिक अर्थमेटिक के टॉपिक्स थे, और अर्थमेटिक में आपको एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद अर्थमेटिक तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, तो उसके बारे में तो ग्रेट है, आपसे बाद में बात करी जा सकती है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हैं अर्थमेटिक में, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो बॉस क्या करना चाहिए, तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, लर्न, स्टडी, अंडरस्टैंड। कोई जादू नहीं हो जाएगा एक रात में, और लेकिन अगर आप बहुत सारी रातें लगाएंगे तो जादू हो भी सकता है। और वो जादू कैसे हो सकता है, जब आप बहुत सारी पढ़ाई करेंगे और अपने आप पढ़ेंगे, दूसरों से सीखेंगे लेकिन पढ़ेंगे अपने आप। फैकल्टी कैन गाइड यू ओनली, फैकल्टी आपको रास्ता दिखा सकता है, दौड़ना आपको पड़ेगा दोस्तों उसके ऊपर, और अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि बॉस मुझे अब नौकरी चाहिए, और अगर नौकरी चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा, और भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, अंडरस्टैंड, उसको समझो, क्योंकि अगर लैंग्वेज में हल्का सा भी फेर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे अगर एकदम पूरा ही मैं रटने में आ जाऊं, तो अगर वो बोलता है कि कभी वो बोलता है कि स्पीड इंक्रीजेज बाय 25%, और कभी वो बोलता है कि स्पीड बिकम 5/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, तो समझने वाला बच्चा समझ जाएगा कि ये दोनों बातें एक ही हैं। 25% बढ़ना मतलब 1/4 बढ़ जाना, और 1/4 बढ़ जाना मतलब 5/4 हो जाना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 25% बढ़ने की बात करी गई है और किसी क्वेश्चन में 5/4 हो जाने की बात करी गई है, और अगर आपने रटा हुआ है कि मुझे 25% बढ़ने वाले क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन 5/4 हो जाने वाले क्वेश्चन तो नहीं आते, या वाइस वर्सा, तो गाइज फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो समझना भी जरूरी है, शॉर्टकट्स भी जरूरी हैं। दूसरा, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। गाइज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ है, लेकिन ये सेकंड चीज़ है। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस आपको तब करनी चाहिए जब आपको वो क्वेश्चन करना आना चाहिए। पहले आपको वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के वो क्वेश्चंस या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चंस करने आने चाहिए, और एक बार वो करने आ गए तो फिर उन्हीं क्वेश्चंस को टाइम बाउंडेड करना भी जरूरी है। अगर इन दोनों बातों में से आपने एक भी स्टेप स्किप करा तो गाइज आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले अच्छी तरह क्वेश्चन करना आना चाहिए। शुरुआत में हमें रश नहीं करना चाहिए कि हमें स्पीड चाहिए। हमें सबसे पहले क्वेश्चन करना आना चाहिए, और उसके बाद हमें टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगली चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मॉक्स लीजिए। मॉक्स जितने ज़्यादा देंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। मॉक्स आर योर प्ले ग्राउंड्स, इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी मॉक्स में, और मॉक्स देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक्स के एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने एक मॉक लिखा है 1 घंटे का, और उसके बाद अगर आपने उसमें 3 घंटे नहीं लगाए तो आपका वो मॉक बेकार हो गया। तो उन 3 घंटों में क्या करेंगे, अब आप उसको बिना टाइम बांधे, 1 घंटे तो टाइम बांध के करा, और फिर बिना टाइम बांधे आप उसको 3 घंटे में एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे।
और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अपनी गलतियां देखेंगे कि बॉस ये क्वेश्चन तो मेरे को आसान था, मैंने एग्जाम में क्यों छोड़ दिया, ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था, मैंने क्यों उसमें टाइम खराब करा, और ये क्वेश्चन का कंसेप्ट तो ये था, मैं तो ये समझ रहा था, मैंने आंसर सी मारा क्योंकि मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, आंसर तो डी होना चाहिए था। तो ये सारी बातों को अगर मैं ध्यान में रखूंगा और फिर मैं मॉक्स की एनालिसिस करूंगा, और फिर मैं अब देखो, और मॉक्स की एनालिसिस करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होंगी। अच्छा यार, मेरा ये टॉपिक तो वीक है। अच्छा यार, मैं समझता था कि ये मुझे आता है, लेकिन मैं यहाँ इसमें गलती करता हूँ। अच्छा, मेरे को तो टॉपिक यहाँ से एग्जाम स्टार्ट करना चाहिए, मुझे इन क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए और इन क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज होंगी। फिर क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप देखो, रिपीट स्टेप 1, 2 एंड 3 इन द सेम ऑर्डर अगेन एंड अगेन टिल यू बिकम कंफर्टेबल विद इट। नाउ अगली डिबेट, जो सबसे बड़ी डिबेट है, जो कई बच्चों गलत फहमी में रहते हैं, और ये सबसे बड़ी डिबेट बच्चों के दिमाग में रहती है कि स्पीड इंपॉर्टेंट है या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। गाइस, तो आप देख सकते हैं, स्पीड इज द अल्टीमेट गोल बट एक्यूरेसी इज द प्राइमरी गोल। शुरुआत में जब आप प्रिपरेशन की शुरुआत करें तो स्पीड की चिंता ना करें। फ्रस्ट्रेशन आएगा दिमाग में, आपको नहीं आता मेरे भाई, अभी तुम नहीं कर पाओगे बहुत तेजी से, लेकिन धीरे धीरे कर पाओगे ना। तो जब आप पहले आपको एक्यूरेसी की चिंता करनी है, और एक्यूरेसी कितनी चाहिए हमें एग्जाम में। अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 85% एक्यूरेसी चाहिए हमें, और वो 90% हो तो सबसे बेटर है। अब वो एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब मुझे क्वेश्चन करना आता होगा। मेरे को, मैं स्पीड के चक्कर में भाग रहा हूँ और तुक्के मारे जा रहा हूँ, और शॉर्टकट तो रट लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में हल्का सा चेंज आ रहा है तो वो शॉर्टकट में कैसे मोल्ड करना है वो नहीं सीख रहा हूँ, तो फिर मेरी एक्यूरेसी खराब होगी, और फिर मैं तुक्के मारते जाऊंगा, और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन आएगी जब मैं कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन और सही तो निकले 3 और बाकी तो 7 गलत निकल गए। फिर बोले, आपको लगेगा क्या कि मेरे बस का नहीं है। बस का क्यों नहीं है? क्योंकि आप रास्ता गलत चुन रहे हो। तो सही रास्ता क्या होना चाहिए? आपकी स्पीड आपको पहले बनानी है, सॉरी एक्यूरेसी आपको पहले बनानी है, और स्पीड के बारे में बाद में चिंता करनी है। एक्यूरेसी शुड बी योर प्राइमरी गोल एंड स्पीड शुड बी योर अल्टीमेट गोल। स्पीड इज इंपॉर्टेंट, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेसी प्राइमरी गोल होना चाहिए आपका। अगली बात करते हैं, अब एक्यूरेसी कैसे बनाएं, हाउ टू बिल्ड एक्यूरेसी। तो देखिए, एक्यूरेसी को कैसे डेवलप करें। जैसा कि मैंने कहा, जब आप प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और बैठ के टाइम लगा के करने पड़ेंगे। शुरुआत में टाइम लगेगा दोस्तों, चिंता नहीं करनी है बस, और वो टाइम लग रहा है तो लगाओ, इन्वेस्ट करो, यही आपकी इन्वेस्टमेंट है, कल को फ्रूट मिलेगा। और उन क्वेश्चंस को करो। अगर मैं मान लो एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन कर देता हूं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। जब मैं हिम्मत लगाऊंगा और मैं करूंगा, और जब मैं 500 क्वेश्चंस कर दूंगा उस टॉपिक के, तो उसके बाद क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जो मेरे से ना हो सॉल्व? अगर मैंने ईमानदारी से वो 500 क्वेश्चंस लगाए हैं, 1000 क्वेश्चंस लगाए हैं, अगर आपने नहीं लगाए तो कोई और लगाएगा, तब वो टाइम, और वो जो लगाएगा उसका सिलेक्शन निकलेगा, क्योंकि सीटें तो भरी जाएंगी दोस्तों, जो वैकेंसीज निकलती हैं वो तो भरी जाएंगी, आप हो या ना हो उसके अंदर। और कौन जाएगा सिलेक्शन, किसका निकलेगा? जो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। और एक्यूरेसी कैसे बनेगी? जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे, बैठ के समझोगे, बार बार करोगे, टॉपिक्स को समझिए, कंसेप्ट्स को समझिए, दोस्तों से बात करिए जो अच्छे हैं मैथ्स में, लंपट दोस्तों से नहीं, टीचर से बात करिए, अपने डाउट्स क्लियर कराइए, बार बार टीचर से बात करिए, टीचर के कांटेक्ट में रहिए, तभी आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे। और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। अगली चीज, हाउ टू बिल्ड स्पीड। तो जब एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मेरी एक्यूरेसी तो सही है, बट मैं टाइम लगा रहा हूँ, और मैं 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन या 10 के 10 क्वेश्चन कर देता हूँ, इफ टाइम इज गिवन टू मी, लेकिन उसके बाद अगर मैं टाइम बहुत लगा रहा हूँ उसमें, अब बारी आती है स्पीड की। अब स्पीड कैसे बनेगी? स्पीड बनेगी टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करने से। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने 10 मिनट लिए शुरुआत में, और मैंने 10 क्वेश्चन का टाइम दिया। अब 10 मिनट में 10 क्वेश्चन का टाइम दिया। हो सकता है कि आप उन 10 मिनट में शुरुआत में 2 ही क्वेश्चन कर पाए, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। फ्रस्ट्रेशन अगर आप फ्रस्ट्रेट हुए तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यकीन मानिए, बड़े से बड़ा तुरंत का हो, वो भी शुरुआत में 10 में से 10 2 ही क्वेश्चन कर पा रहा था, लेकिन अब या तो आप उसको छोड़ के भाग जाइए या लगे रहिए। कल को आप 10 में से 4 भी करेंगे, 10 में से 6 भी करेंगे।
और जब आप 10 में से मान लेते हैं आप 8-9 क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा। और फिर आप क्या करेंगे, अब आप 20 मिनट में 15 क्वेश्चन का टारगेट लेंगे, या सॉरी फिर उल्टा बोल गया, टाइम और कम करना है और क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 का 15 मिनट्स कर दिए और क्वेश्चन 20 कर दिए, तो आपका रेशियो तो क्वेश्चन का बढ़ गया टाइम के हिसाब से, तो आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हैं। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और रोज आपका कम से कम 2 या 3 सेट आपके टाइम बाउंडेड लगाते रहिए, और अगले 1-2 महीने तक 2-3 महीने तक आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करते रहिए। कम टाइम अगर आपको 1 महीने में करना है तो आप 1 दिन में 5 सेट लगाएंगे, वो तो वही रेशियो आ जाता है। और इस तरीके से आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, यकीन मानिए मेरी बात, बढ़ेगी। फ्रस्ट्रेट होकर भागने से नहीं बढ़ेगी, करने से बढ़ेगी, बैठ के करने से बढ़ेगी। क्वेश्चन वही आते हैं गाइस, आसमान से नहीं उतरते क्वेश्चंस। एग्जामिनर आपसे बदला नहीं लेना चाहता, क्वेश्चन ऐसे पेपर नहीं बनाता है। तो आप बैठ के उन स्पीड बनाए, आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, अपने पे भरोसा रखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी कि अपने दिमाग में प्रिपरेशन करते समय हमारे गोल्स क्या बनाने हैं हमें, तो गोल्स टू बी अचीव्ड इन पॉइंट। पहला गोल, यूज पेन एज लेस एज पॉसिबल। मतलब क्या, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। और कैलकुलेशन स्पीड कैसे तेज होगी, जितना ज्यादा पेन का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अब बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मैं ये जो मेरा आज का सेशन है, मैं इस सेशन में वो जो ट्रिक्स डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस सेशन का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो अगर आप उन ट्रिक्स में जाएंगे, मल्टीप्लाई करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वैदिक मैथ्स की ट्रिक होती है, स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, परसेंटेज निकालने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। आप ओनली परसेंटेज बेस के हिसाब से आप जज कर सकते हैं, ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं, और ये बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आप लर्न कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट फैकल्टीज, जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और उनके थ्रू, और वो तो आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, और फिर वो प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन का ऐसे नहीं होते, पर लोग कर जाते हैं, सिलेक्शन निकालने वाले कर जाते हैं, आप भी कर जाएंगे। और वो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान आने वाला है, पहले तो ये मान के चलिए। दूसरी ये मान के चलिए कि बॉस अगर मान लो मुझे 20% ऑफ 300 निकालना है, तो वो ओनली 60 होता है, उसके लिए मुझे 20/100 into 300 नहीं करना है। और ये तो मैंने बहुत आसान बात बोली, हम तो बहुत बड़े उससे भी अच्छी का कैलकुलेशन आसानी ओनली कर जाते हैं। तो जितना कम आप पेन इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका टाइम कम लगेगा एक क्वेश्चन को करने में। दूसरी चीज, आपको क्या आपके दिमाग में होना चाहिए कि बॉस ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मतलब अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो क्या आप उस पेपर को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो आपका ये टारगेट आपका अचीव होना चाहिए, ये गोल अचीव होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जो आपको आता ना हो। भले उस टाइम में आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो टाइम दे दिया जाए पूरा कि बहुत सी लो शाम तक इस पेपर को करो, तो आपको वो पूरे क्वेश्चन आने चाहिए। ये आपका पहला प्राइमरी गोल होना चाहिए। एक्यूरेसी, जैसे कि मैंने बात करी, कम से कम 85% एक्यूरेसी चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, गए तुक्के तो मारने नहीं है। और क्या चाहिए, स्मार्ट सॉल्यूशंस। अब एक क्वेश्चन को करने के 3 या 4 तरीके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है गाइस, वो सॉल्यूशन बेस्ट है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और सबसे पहले बेस्ट सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने उस क्वेश्चन को कम से कम, जैसे अगर मान लो उदाहरण एग्जांपल के लिए आपका जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, मान लेते हैं कि उसमें 50 तरह के क्वेश्चन है, 50 डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब 50 डिफरेंट, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, 50 डिफरेंट कैटेगरी के। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत इतने भी नहीं होंगे, 20 डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, बाकी रिपीट होता है। मतलब 50 डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है और आपने करे हैं 500 क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप ऑन एन एवरेज हर कैटेगरी के क्वेश्चन पे कम से कम 10 बार उसके ऊपर से गुजर चुके हैं। आप 500 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट करके गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, तो हर कैटेगरी के क्वेश्चन में, हर तरह के क्वेश्चन में, हर फ्लेवर के क्वेश्चन के ऊपर से कम 10 बार गुजरे हैं। और अब उस क्वेश्चन को आपने इतनी बार करा है, तो इसका मतलब आपने उसको हर तरीके से करके देखा होगा। और जब आपने उसमें शुरुआत में टाइम लगाया होगा, तो आपने उसको समझे होंगे, उसके शॉर्टकट समझे होंगे, तो आपने जब हर तरीके से करा होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एकदम से तेजी से आएगा कि बॉस मुझको ये वाला मेथड बेस्ट है इसका।
तो कौन सा मेथड उसका बेस्ट होता है? जो आपने आपके दिमाग में सबसे पहली बार आ रहा है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और सबसे पहली बार कौन सा आएगा जो आपने प्रैक्टिस के दौरान अपने आप ही आपको दिमाग में आ जाएगा। अब वो मेथड कहाँ से सीखेंगे आप? अरे लोगों से बात करो, एक ग्रुप बनाओ दोस्तों का, और उन दोस्तों के ग्रुप के साथ बैठ के प्रिपरेशन करो। और जब आप होगा क्या कि आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो बोला नहीं यार ये तो फ्रैक्शन से ज्यादा आसानी से हो जाएगा, तो आप वहाँ पे उस तरीके से हो सकता है आपके माइंड में ना आ रही हो बात, उसके दिमाग में आ रही हो, तो उससे हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप अच्छा बेटर बता पाए, तो आप दोनों का फायदा होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों को चुनना कैसे है। तो चुनना आपको लंबट नहीं चुनने हैं, ऐसे दोस्त चुनो जो चाहते हैं सिलेक्शन निकालना, और जो चाहते हैं सिलेक्शन निकालना वही मेहनत कर रहे होंगे, और वही आपका ग्रुप होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे एप्टीट्यूड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपका एक सर्कल जरूर होना चाहिए 3, 4, 5 लोगों का, और जो सारे के सारे अच्छे कमिटमेंट लेवल के हों। इंटेलिजेंस बेटा अपने आप बढ़ जाती है, कमिटमेंट लेवल होना चाहिए बस। तो मैंने ये नहीं बोला कि वो अच्छे सारे इंटेलिजेंट हो, सारे वो कमिटमेंट लेवल उनका हाई होना चाहिए। और हाउ टू अचीव दीज गोल्स, टूल्स क्या है? तो गोल तो क्या है वो तो मैंने बता दिया, उन गोल को अचीव कैसे करोगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो गाइस उनको इस गोल को अचीव करने के जो टूल्स हैं आपके, तो सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि आप सबसे पहले काम क्या करेंगे। जब आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स में काम करना पड़ेगा। तो जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी क्लास 2nd 3rd में, तो हमें बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स मल्टीप्लाई पहले सिखाए गए थे, टेबल्स पहले सिखाए गए थे, और उसके बाद आप क्लास 3rd 4th 5th में जाके आपको थोड़ा सा चीजें पहले यूनिटी मेथड सिखाया गया, फिर आपको जाके आप बड़े बड़े टॉपिक्स में घुसे थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, एकदम सीधा टॉपिक में घुसने के बजाय पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स में काम करो। तो आप परसेंटेज की शुरुआत करने से पहले स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, कितने याद करने हैं, कितने कहाँ तक याद करने हैं, कहाँ तक याद नहीं करने हैं, वो मैं इस क्लास में बात नहीं करूंगा। हाँ, किसी दिन मैं कैलकुलेशन की क्लास दूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको स्क्वायर्स कहाँ तक याद करने हैं, क्यूब्स कहाँ तक याद करने हैं, स्क्वायर रूट्स कहाँ तक याद करने हैं, क्यूब रूट्स कहाँ तक याद करने हैं, फ्रैक्शंस को कैसे याद करना है, कैसे उसका स्मार्ट तरीका हो सकता है फ्रैक्शंस को याद करने का, टेबल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 13, 17, 19 के टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप पहले उसमें काम करेंगे, तो एकदम से शुरुआत नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्क्वायर्स आप एग्जाम वाले से जाने से 2 दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं। अरे स्क्वायर्स आने चाहिए, एकदम आपके मुंह पे आना चाहिए। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो वो एकदम मुंह पे जब तक नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है उसको एग्जाम में यूज नहीं कर पाएंगे। जब तक आप करते रह गए तो बेटा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम में अगर इतना सोचना पड़ गया, कसम खा लो आज से एग्जाम तक कैलकुलेटर को बिल्कुल यूज नहीं करोगे, बिल्कुल कसम खा लो। कैलकुलेटर तो यूज ही नहीं करना बॉस। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हम ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं बैंक मैनेजर की, तब तक हम या SBI PO में तब तक हम कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाएंगे। या फिर और ये आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करना है। अब तीसरी चीज आप देखेंगे बेटा, कैलकुलेशन सबसे तेज है। कंसेप्ट तो हो जाएंगे, कंसेप्ट तो बड़ी आसान चीज है। आपको प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन आएंगी उनको कैसे करें। तो उसके लिए आप क्या करें, आज से जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। जब आप पढ़ाई ना भी कर रहे हो तभी भी आप रोड में जा रहे हो, आपने देखा कि यार सामने एक ऑटो जा रहा है, उसका नंबर है आपका 5723, तो 5723 यार मैं 57 को 23 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 57 में 23 ऐड कर दूं तो जल्दी से क्या आना चाहिए, 57 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 कितने % कम है 57 से। या कि आप जितना ज्यादा आप इन सब चीजों में काम करते जाएंगे तो उतना ज्यादा आप निखरते चले जाएंगे। हर जगह आपकी कैलकुलेशन आपको दिखाई दे सकती है। आप डू मेंटल कैलकुलेशंस। तो जब आप खाली बैठे हैं तो क्या करो, अब अपना टाइम पास करने के लिए आप क्या करो, रैंडम कुछ वैल्यू लिख दो अपने पेपर में, और रैंडम वैल्यू लिख के उसका परसेंटेज चेक करते रहो कि इसमें से ये कितना ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है, ये कितना परसेंटेज कम है। इस तरह से मेहनत करिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डेटा समझ में आना चाहिए, और डेटा समझ में आने के लिए आपको उसको डेटा को पढ़ना पड़ता है। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स बहुत तेज होनी चाहिए। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं इंग्लिश के लिए भी और मैं यहाँ पे बोलूंगा मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी एक बुक रोज पढ़ो। तो कोई भी आप एक बुक ले लो और कसम खा लो कि बॉस मैं उसमें से रोज 25 या 30 पेज या कम से कम 50 पेज या 50 पेज में रोज पढ़ूंगा। आपका वो प्रिपरेशन का पार्ट है। तो चाहे वो आप हैरी पॉटर ही क्यों ना पढ़ो, चाहे आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स क्यों ना पढ़ो, चाहे वो आप चेतन भगत की किताबें क्यों ना पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी किताबें पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत बेसिक से कर सकते हैं। और रीडिंग आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए। इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा, और
एंजॉय मिलेगा। फिक्शन पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा बजाय कि फिलॉसफी पढ़ने के बजाय, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम में आप हो सकता है कई बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो लेकिन वो उस रीडिंग से आप एक फिक्शन में खोएंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, वर्ड्स नजर आएंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे और रीडिंग स्किल्स बनेगी और रीडिंग स्किल्स आपकी डीआई में भी काम आएगी। और आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आप मैंने क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन करना है एग्जाम में और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जिसको ये कला आ गई उसको एग्जाम क्रैक करना आ गया। यकीन मानिए मैंने क्या बोला, जो इसको इस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है ये कला आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन उसके बाद 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है और उस एक क्वेश्चन का मार्क्स और उसका भी 1 नंबर है, उन चारों के भी 1 नंबर है, तो वहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे, वहाँ पे 1 नंबर आपका टाइम खराब कर देगा। तो वो कौन से क्वेश्चन से स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन में आपको और वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता, क्योंकि हर एक के सोचने की समझने की शक्ति अपनी आप होती है, हर एक के सोचने की फ्रीक्वेंसी अपनी होती है और किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और वो टीचर नहीं बता सकता कि बहुत ही आसान है ये कठिन है। और जो टीचर ऐसा बोलता भी है कि ये कठिन है, ये टॉपिक आसान है, वो आपको बिल्कुल बना रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ये टॉपिक आसान हो और दूसरा कठिन हो, आपका सोचने का तरीका अलग है, टीचर का अलग है। तो इम्प्रूव योर क्वेश्चन फिल्ट्रेशन स्किल्स एंड ये कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लाइड में, आप देख सकते हैं, थ्रू मॉक प्रैक्टिस ओनली। और ये काम सिर्फ मॉक से होगा और किसी से नहीं हो सकता। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, मॉक देते समय ये सोचेंगे कि ये तो मेरा फाइनल एग्जाम है और मैं इसमें आज सिलेक्शन निकाल के रहूंगा, और उसमें आपको अपना स्कोर बढ़ाने पर ध्यान देना है, ना कि तो इसमें एक और फ्रेज यूज करते हैं, डोंट फॉल इन लव विद द क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन में आप किसी क्वेश्चन में आप दिल पे ना लेने बात को कि बॉस ये क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा। चैलेंज नहीं लेना एग्जाम में, जहां चैलेंज लग रहा है छोड़ दो उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, लोग बेटा कितना भी बोले आप ये कि 15 दिन में हो जाता है, जो भी आपको बोल रहा है बना रहा है। कठोर कंपटीशन है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, 100 में 70 कट ऑफ आसपास जा रही है। तो आप जानते हैं कि अच्छा टाइम कितना चाहिए, ये भी एक सब्जेक्टिव थिंग है, क्योंकि हर एक बंदे को अलग अलग टाइम चाहिए। किसी को बिल्कुल ही मल्टीप्लाई करना नहीं आता, बहुत दिनों से छूटा हुआ है, वो 5 into 3 करने के लिए कैलकुलेटर उठाता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। किसी को 5 into 3 करना तो आता है, लेकिन 23 into 25 करने के लिए वो कैलकुलेटर उठाता है, तो उसको थोड़ा सा कम टाइम चाहिए होगा। जो किसी को 23 into 25 करना तो आता है, वो आसानी से तेजी से कर लेता है, और या जो हमारे तरीके होते हैं मैथमेटिक्स वगैरह के उसको अप्लाई कर लेता है, तो फिर उसको परसेंटेज में काम करना पड़ेगा। तो लेकिन मतलब टाइम सबको अलग अलग चाहिए। लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैं अभी कहाँ हूँ। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। तो हो सकता है कि मुझे किसी को 2 महीने लग रहे हैं, मुझे 4 महीने लग जाए, हो सकता है किसी को 3 महीने लग रहे हैं तो मेरे को 2.5 महीने लगे, वो अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है ये चीज़। लेकिन वो कोई टाइम फ्रेम में मत बांधो कि कोई बोलता है कि 3 महीने में हो जाती है, हो सकता है कि आपको 5 महीने चाहिए, और कोई बोले केवल 3 महीने में हो सकती है, हो सकता है आपको 2 ही महीने चाहिए, 1 महीना चाहिए। तो टाइम कितना लगेगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, डिफाइन करोगे, और अपनी स्किल के हिसाब से आपको लगेगा टाइम। लेकिन मेहनत हर एक चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। आप कितने भी नीचे गए हो, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और आप यहाँ पर भी हो तभी भी आप हो सकता है कि आप में कमिटमेंट ना हो तो आप यहाँ तक ना पहुँच पाएँ, और आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं कमिटमेंट्स अगर आपके अंदर है तो। डेली रूटीन डेली टाइम टेबल के आखिर में बात कर लूँ मैं, सेशन खत्म करेंगे इसके बाद हम। तो डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए? तो बेटा आपने डेली रूटीन बनाया होगा, आपने कई बार टाइम टेबल बनाया होगा अपनी लाइफ में, और वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, आपने ये भी बात देखी होगी। सबसे पहली बात, टाइम टेबल हम कब बनाते हैं? जब हम क्लास 10th में होते हैं, और क्लास 10th में हमें बहुत प्रेशर डाल दिया जाता है, बोर्ड है, तो हम टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह उठेंगे 6 बजे, 6 बजे से 8 बजे तक फ्रेश माइंड से मैथ्स करेंगे या इंग्लिश करेंगे, उसके बाद इतने ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर रात को 12 बजे तक टाइम टेबल बना दिया सुबह 6 बजे से। ये हम टाइम टेबल कब बनाते हैं? जब हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हमने टाइम टेबल बना दिया। 2 दिन तक वो टाइम टेबल फॉलो हुआ, तीसरे दिन वो टाइम टेबल कहाँ पड़ा है हमें खुद नहीं पता। चौथे 5वें दिन उस टाइम टेबल को भूल गए, फिर क्या सोचते हैं मंडे से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, और ये साइकिल हमारी विशेष साइकिल में हम फंस जाते हैं। बॉस पता है ये टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता? 99% जनता नहीं कर पाती तो फॉलो। ये क्यों नहीं होता टाइम टेबल फॉलो? पता है आपको?
क्योंकि आप इसमें एक बेसिक गलती करते हैं। बेसिक गलती ये करते हैं कि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप उस टाइम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, और जब आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं, आप वो टाइम टेबल बना देते हैं, आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा का टाइम टेबल बना देते हैं। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, मोटिवेशन का बुखार उतरता है, और फिर क्या आती है, फिर आती है नींद, और फिर वो जो उस नींद में आप टाइम टेबल कहीं पड़ा होता है और आप कहीं और पड़े होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो डेली रूटीन आपका ये होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आपको देखो, अगर आपकी हिम्मत है 10 घंटे पढ़ने की, टाइम टेबल बनाओ 5 घंटे का। अगर आपकी हिम्मत है 5 घंटे पढ़ने की, तो टाइम टेबल बनाओ सिर्फ 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। लेकिन टाइम टेबल कितने घंटे का बना रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, धरती फट जाए, आपको वो फॉलो करना ही करना है। फिर आपको कसम खा लेनी है कि मैं उस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, क्योंकि आपने अपनी कमिटमेंट से, आप जितनी आपकी हिम्मत है उससे कम का टाइम टेबल बनाया है। और क्या करें, हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ें। अगर आप ऐसा ना करें कि आप मैथ्स पढ़े जा रहे हैं तो आप एक हफ्ते तक मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, इंग्लिश को आपने हाथ ही नहीं लगाया, और इंग्लिश को पढ़े जा रहे हैं 3 दिन तक, तो आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ें, और टाइम बाउंड करने के बजाय मैं तो ये कहता हूँ क्वेश्चन बाउंड करें कि मुझे मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप फिर वो करेंगे बैठ के रोज। कंटिन्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क इसी में ही है। एक दिन में बैठ के 250 क्वेश्चन, तो जब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, हम किसी का भाषण सुन के आते हैं, तो एक दिन में बैठ के 250 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपको रोज बैठ के 20 क्वेश्चन करने हो, तो आप रोज को बैठ के 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि 4 दिन के बाद आपके मन में क्या करता है कि एक दिन छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो आपने जिस दिन वो छोड़ा, उस दिन सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी, पिछले 4 दिन वॉश आउट हो जाएंगे। कंटिन्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट। रोज क्वेश्चन करना है, रोज हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है, अपनी क्षमताओं से कम का टाइम टेबल बनाना है, फिर कसम खानी है कि उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी फैकल्टी से बात करें, लोगों से बात करें, कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है तो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बाय बाय गाइज।